गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 इतिहास का पहला पाठ फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति बच्चों ये हुई थी 5 मई 1789 ईस्वी को। अब फ्रांस कहाँ का देश है? देखो, आपको नीचे एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। देखो, इसमें आपने देखा बहुत सारे यूरोप के छोटे छोटे से देश हैं। इसमें जो नीले रंग से दिखाया गया है ये फ्रांस है। ठीक है, यूरोप का एक बहुत महत्वपूर्ण देश था फ्रांस। तो यहाँ पर क्रांति सबसे पहले विश्व में जो क्रांति हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। देखो, फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने राजा के विरुद्ध जो क्रांति की वही फ्रांसीसी क्रांति के रूप में जानी जाती है, और वहीं से लोकतंत्र की स्थापना हुई, राजतंत्र का अंत हुआ। ठीक है, ये हुई थी 5 मई 1789 को। वास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 को। ये भी जुलाई में उसी सन में हुआ था। ठीक है, और फ्रांस का राजा था लुई 16वां और उसकी पत्नी थी एंतोइनेट, जो ऑस्ट्रिया, देखो ये ऑरेंज कलर से जो दिखा रखा है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी एंतोनी। ठीक है, और फ्रांस के जो दार्शनिक थे बच्चों, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया, ये दार्शनिक थे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक और ओलंप दे गूज। रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी बच्चों, सामाजिक समझौता, जो बहुत पसंद की गई थी फ्रांस के लोगों द्वारा। मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉज और पर्सियन लेटर्स। ये दो पुस्तकें मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पर्सियन लेटर्स किसने लिखा, या सामाजिक समझौता किसकी रचना है। और जॉन लॉक जो था ये राजा के अधिकार का विरोध करता था। वो कहता था कि केवल राजा को ही अधिकार नहीं होनी चाहिए, सत्ता जो है जनता के हाथ में होनी चाहिए। और ओलंप दे गूज जो थी, ये फ्रांस की एक क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने महिला के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। ठीक हो क्या? अब जो इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ये प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि फ्रांसीसी के क्रांति के कारण क्या थे, क्यों हुई थी। तो बच्चों, ये 5 कारण इसके बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला जो कारण था वो था राजनीतिक कारण, क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो स्वेच्छाचारी था, निरंकुश था। कौन था राजा? लुई 16वां। और राजा के दैवीय अधिकारों पर विश्वास करता था। वो कहता था कि राजा एक देवता के समान है, ईश्वर के समान है। उसको जनता के सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी, और रोज़ नए नए कर लगा देता था। अपना तो विलासितापूर्ण जीवन जीता था, और जनता की उसको कोई भी चिंता नहीं होती थी। इसलिए जनता ने परेशान होकर के क्रांति की। क्रांति का मतलब होता है युद्ध, विरोध करना किसी चीज़ का, खुल करके सामने आना। ठीक है। दूसरा कारण था सामाजिक कारण। देखो, समाज जो था उसमें बहुत अधिक असमानता थी। 3 वर्गों में बटा था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। जो प्रथम एस्टेट थे उसमें तो राजा था, उसका राज परिवार था, और जो चर्च था वहाँ का पादरी लोग जो थे, कुलीन वर्ग जो था, सामंता आदि, ये तो बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। इनके ऊपर कोई कर भी नहीं लगाए जाते थे, कोई टैक्स नहीं। और सबसे बुरी दशा थी तृतीय स्टेटस की। ये थे, इसमें आते थे किसान और मजदूर, और द्वितीय स्टेटस में आते थे नौकरी पेशा लोग, जैसे शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं। इनका भी समाज में कोई सम्मान नहीं था। और जो तृतीय वर्ग था उसकी तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। इसीलिए विरोध करने में सबसे शुरुआत किसने की थी? तृतीय वर्ग ने की थी। किसान और मजदूरों ने सबसे पहले राजा का विरोध किया था, क्योंकि वो बहुत अधिक पीड़ित थे। तीसरा कारण था आर्थिक कारण। फ्रांस जो था बच्चों, अनेक युद्धों के कारण आर्थिक इसकी जो दशा थी अत्यंत खराब थी। ठीक है, इसके पास पैसे की बहुत अधिक कमी थी, और ये सोचते थे कि अपना तो मेहनत नहीं करते थे राजा लोग, और जो पादरी लोग होते थे या कुलीन लोग होते थे, ये सोचते थे कि निर्धन वर्ग जो है, मजदूर वर्ग जो है, किसान वर्ग जो है, उनसे रोज़ नए नए कर लिए जाएं, जिससे कि क्या हो, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूर हो। तो कितना आखिर वो कर देगा? उसके पास तो ऐसी स्थिति थी कि बच्चों खाने के लिए उसके पास रोटी नहीं होती थी। पाव, ब्रेड आदि चीज़ें वहाँ के लोग उस ज़माने में खाते थे, तो उनके पास बिल्कुल रोटी के लिए तक पैसे नहीं थे, तो कहाँ पाव ब्रेड। और जो जमाखोरी इतनी अधिक हो गई थी, जो थोड़ा बहुत सामान था भी वो लोगों ने छिपा दिया था आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण। ठीक है,
एक कहानी बताती हूँ आपको मैं, जो इनकी रानी थी एंटोनी, कितनी मतलब जनता के प्रति, ये लोग देखो, इनको जनता की कोई जानकारी नहीं थी कि जनता कितने कष्ट से जीवन जी रही है। एक बार विरोध करते हुए जो ये मजदूर लोग थे, किसान लोग थे, चिल्लाते हुए राजा के महल के चारों ओर जमा हो गए और रोटी रोटी चिल्लाने लगे। रानी आकर के पूछती है अपने नौकरों से कि ये लोग रोटी रोटी क्यों चिल्ला रहे हैं। तो उनके नौकर बताते हैं कि क्योंकि इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो रानी कहती है अरे भाई, रोटी नहीं है तो ये लोग पाव खा लें, ब्रेड खा लें। अब देखो कितनी मूर्ख होती है रानी, उसको पता ही नहीं है कि जिस जनता के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है वो पाव ब्रेड कहाँ से खाएगी, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो इतनी इनको जनता की कोई जानकारी नहीं होती। फ्रांसीसी क्रांति का जो चौथा कारण था बच्चों, वो था दार्शनिकों और लेखकों का प्रभाव। अभी आपने पढ़ा था कि रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये उस जमाने के बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने राज्य के विरुद्ध क्रांति का बीज बोया। इन्होंने अपने लेखों में, अपनी किताबों में जनता को जगाया, उनको बताया कि राजा के ही अधिकार नहीं है, तुम्हारे भी अधिकार हैं, तुम भी मनुष्य हो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और ये लोग बिना मेहनत के इतना विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। उठो, जागो, लड़ो, क्रांति करो और अपने अधिकार प्राप्त करो। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था इस क्रांति में। पांचवा जो अंतिम कारण है वो है तात्कालिक कारण। 5 मई की बात है बच्चों, 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की एक बैठक बुलाई गई सारे लोगों की, और इसमें फिर नए कर लगाने का निश्चय किया गया। निर्धन जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर फिर कर लगाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय ने आग में घी डालने का काम किया। जनता वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, तरह तरह के करों से, खाने के लिए रोटी नहीं थी, इतनी गरीबी जनता झेल रही थी, ऊपर से फिर नए कर लगा दिए गए। तो इससे जनता बहुत अधिक नाराज हो गई और एकदम से क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। जनता पूरी तरह से करो या मरो की स्थिति में आ गई। अब है अगला प्रश्न, 14 जुलाई का क्या महत्व था। देखो अब जनता ने क्या किया, जब क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई तो 14 जुलाई के दिन बास्तील के दुर्ग पर का पतन हो गया। 14 जुलाई के दिन जनता ने क्या किया, क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होने के बाद सारी पेरिस की भीड़ बास्तील के दुर्ग में, इसमें स्त्री पुरुष भी थे, में छोटे बच्चे भी थे, और जितनी जनता थी, मजदूर थे, किसान थे, ये वहाँ पर चले गए सब बास्तिल के दुर्ग में। वहाँ रखा जाता था राजनीतिक कैदियों को। जो कैदी होते थे वहाँ पर एक प्रकार से जेल थी, और ये राजा की निरंकुशता का प्रतीक थी। वहाँ पर राजा के अत्याचार सबसे अधिक होते थे। जब यहाँ पर धावा बोला गया तो इन्होंने सारे कैदियों को खोल दिया, बाहर निकाल दिया। भले ही इनका मुखिया उसमें मारा गया था, लेकिन फ्रांस के इतिहास में ये जो घटना थी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। एक अनोखी घटना थी बास्तिल के दुर्ग का पतन, क्योंकि इसी के बाद पूरे विश्व में राजतंत्र का अंत हुआ और लोकतंत्र की शुरुआत हुई। ठीक है। अब आया बच्चों नेपोलियन का उदय। 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हो गई, राजा को मार दिया गया, बास्तिल के दुर्ग का पतन हो गया, राजतंत्र का अंत हो गया, तो इसका फायदा उठाया किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन जो बोनापार्ट था ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था। इसने क्या किया, राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता तो चली रही थी फ्रांस में, उसका लाभ उठा करके इसने सेना की मदद से सत्ता पर अधिकार कर लिया और 1804 ईस्वी में अपने को सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है। और उसके बाद फ्रांस का सर्वेसर्वा कौन बन गया? नेपोलियन बन गया। लेकिन ये इतना महत्वाकांक्षी था कि उसके बाद भी ये चुप नहीं रहा। इसके बाद इसने और अपने आसपास के राज्यों को युद्ध करके अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। तो जब ये रूसी अभियान, रूस को जब ये रूसी क्रांति में भी इसका जिक्र आएगा, जब ये रूस को अपने कब्जे में करने के लिए गया तो वहाँ पर इसका वाटरलू का युद्ध हुआ, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है वाटरलू का युद्ध, जो 1815 ईस्वी में हुआ। उसमें ये पराजित हो गया, इसको बंदी बना दिया गया और कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न आता है इसमें कि जैकोबिन कौन था। फ्रांस के जो संपन्न नेता लोग होते थे उनका एक क्लब होता था जहाँ ये लोग मनोरंजन करते थे, और इसको कहा जाता था जैकोबिन। ठीक है। और इसका जो मुख्य नेता था वो था रॉब्सपियर। कौन था? रॉब्सपियर। अब अंतिम प्रश्न इस पाठ में आता है कि फ्रांसीसी क्रांति तो हो गई, तो इसके परिणाम क्या हुए? फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम परीक्षा में पूछे जाते हैं कभी कभी। तो सबसे मुख्य परिणाम क्या हुआ बच्चों? अभी पूरा पाठ आपने पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे जो मुख्य परिणाम था, राजतंत्र का अंत हो गया।
पादरी लोगों की शक्ति का अंत हो गया, कुलीन वर्ग सामंत वर्ग का अंत हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा आया। लोकतंत्र के स्थापित होने से क्या हुआ कि अब पूरी जनता को एकजुट कर लिया गया और सब लोग मिलकर के राजतंत्र की ओर से लोकतंत्र की ओर आ गए।